नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह वर्गोत्तम को लेकर के है। हम लोग अक्सर बातचीत में ज्योतिषियों के द्वारा सुनते हैं ना कि यह वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम लगन है, वर्गोत्तम ग्रह है। तो हम इसे कैसे समझे कि यह वर्गोत्तम क्या चीज है। तो देखिए, जो हमारे वर्ग होते हैं, यानी कि जो हम लोग 10 वर्ग, षोडश वर्ग या सप्त वर्ग, जो भी वर्ग हम लेते हैं, तो उन वर्ग में उत्तम क्या है, यानी कि वर्ग में जो उत्तम स्थिति हो, यानी कि एक या एक से अधिक वर्गों में जब कोई ग्रह या कोई लग्न उत्तम होती है तो वह वर्गोत्तम कहलाती है। तो यह क्या चीज हुई कि वर्ग में उत्तम, अगर हम वर्गोत्तम शब्द को ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्ग और उत्तम। वर्गोत्तम, इसे कुछ लोग वर्गोत्तमा भी कहते हैं, जो इसका इंग्लिश वर्जन हो जाता है। तो क्या हुआ कि वर्ग में उत्तम रहने वाला वर्गोत्तम क्या होता है। तो वर्गोत्तम हमें क्या देता है, क्या फायदा है या क्या शुभता होती है इस वर्ग में उत्तम जो भी होती है, लग्न होता है या तो कोई ग्रह होता है या जिसे हम चंद्र से भी जोड़ के कह सकते हैं कि इनका चंद्रमा जो है वह वर्ग में उत्तम है। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसको जानेंगे कि कैसे कि उत्तम क्या चीज है और यह क्या देने वाली होती है। तो जो वर्गोत्तम ग्रह है अथवा वर्गोत्तम लगन होती है वह व्यक्ति को प्रतिभाशाली बनाती है, उसको प्रसिद्धि देती है, उसको रिद्धि देती है, उसे सिद्धि देती है, या ये कहें कि वह उसको उस वर्ग में सफल बनाती है जिसमें वह लग्न या वह ग्रह वर्गोत्तम होता है। तो इस प्रकार होती है वर्गोत्तम की स्थिति। अभी हम लोग इस बात के और भी पहलुओं को समझेंगे कि वर्गोत्तम कैसे कैसे और कितने प्रकार का होता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्गोत्तम लगन अथवा वर्गोत्तम चंद्र को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि चंद्र आपके मन की शक्ति का कारक है और वहीं लग्न आपका फिजिकल है। तो जो आपके फिजिकल अपीयरेंस है वह उस जो हमारा वर्ग है उस वर्ग में वह फिजिकल आपकी जो लग्न है वह किस प्रकार का भाव रखती है। मान लीजिए कि किसी का लग्न जो कुंडली है वह तुला राशि का है, यानी कि लग्न में तुला राशि है। अब हम लोग अन्य वर्ग में चले तो अन्य वर्ग में सर्वप्रथम हम लोग नौमांश लग्न को ही देखते हैं, और मान लीजिए कि नौमांश लग्न भी तुला ही हो, तो सोचिए क्या स्थिति हुई। यानी कि यह व्यक्ति विवाह के बाद या इसका भाग्य खुलने के बाद भी यह व्यक्ति उसी प्रकार का होगा। इसी प्रकार अगर हम ये देखें कि यह जो जन्म लग्न है वह जो तुला है वह दशम यानी कि दशमांश में भी यह तुला हो, तो क्या स्थिति है। यानी कि ये क्या हुई, यह 3 वर्गों में हमने जन्म लग्न को देखा, हमने नौमांश लग्न को देखा, हमने दशमांश लग्न को देखा। इन तीनों में ही तुला लग्न ही है। तो क्या हो गई, यह जो तुला लग्न है यह वर्गोत्तम हो गई। यानी कि यह एक में ही नहीं, यह 3-3, 4-4 वर्गों में भी उत्तम हो सकती है। तो यह वर्गोत्तम हो जाती है, यानी कि सेम साइन एडॉप्ट कर रही है, सेम साइन को ले रही है। तो यह उत्तम, यानी कि इसको शक्ति क्या मिल रही है, यह इसको जन्मजात शक्ति मिल रही है। जब यह लग्न में था तो वैसा ही, जब यह इसका विवाह हो गया तो भी वैसा ही, जब यह कार्य क्षेत्र में अपने काम करने के लिए गया यानी कि दशमांश में गया तो भी वैसा ही। अब देखिए यह स्थिति कितनी समझने वाली है कि इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति अगर एक मान लीजिए जन्म लग्न में तुला है
और इसके साथ ही विवाह की लग्न इसकी जस्ट अपोजिट हो जाए या कहीं इसकी अपोजिट या कोई नीच अवस्था, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है कि यह जो लगन है विवाह के बाद अपना नेचर चेंज करेगी। यही लग्न अगर दशमांश में कुछ और हो जाती है तो क्या स्थिति बनेगी, तो स्थिति और उल्टी, यानी कि जो वह घर में दिखता है वह जब कार्य क्षेत्र में जाता है तो उसकी पर्सनालिटी कुछ और होती है। तो इस प्रकार हमको इन जो वर्ग है उस वर्ग में लग्न की स्थिति को हम लोग देख करके जान सकते हैं कि यह इसकी जो लग्न है यह वर्गोत्तम है या नहीं है, यह कैसी है। तो इस प्रकार यह लग्न को हम लोग देखते हैं और इसी प्रकार ही हम चंद्र लगन को भी देख सकते हैं कि चंद्रमा यानी कि मन की स्थिति नवमांश में क्या देती है, मन की स्थिति दशमांश में क्या देती है। बहुत गूढ़ बात है, इस बात को समझो कि ये जो चंद्रमा है, यह जो चंद्रमा हमारा जन्म लग्न का जो चंद्रमा है वह नवमांश में क्या स्थिति दे रहा है, वह चतुर्थांश में क्या स्थिति दे रहा है, वह अष्टमांश में क्या स्थिति दे रहा है, वह दशमांश में क्या स्थिति, यानी कि जो मन है वह दशमांश यानी कि हमारे कार्य क्षेत्र में जाकर के कैसे कार्य करेगा। तो इस प्रकार हमें इन लग्न को चंद्र लगन को समझना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर क्या हो कि जब चीजें उत्तम होती हैं। तो देखिए, जब कोई वर्गोत्तम लगन का जो स्वामी है वह केंद्र में हो तो उत्तम फलदायी है, वह त्रिकोण में हो तो उत्तम फलदायी है, वह उच्च की राशि में हो तो उत्तम फलदायी है, वह मित्र की राशि में हो तो उत्तम फलदायी है। यानी कि इस प्रकार जब शुभता भरी लग्न हो तो वह वर्गोत्तम मानी जाएगी। इसी प्रकार हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं कि जब भी चंद्र की स्थिति जन्म कुंडली के साथ साथ नवमांश अथवा किसी अन्य वर्ग में शुभ स्थिति में हो तो वह शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। अब जैसे मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा उच्च का है और नवमांश दशमांश या किसी अन्य वर्ग में यही चंद्रमा नीच का हो जाए तो उस वर्ग में यह जो चंद्रमा है वह अच्छे फल दे पाने में असमर्थ होगा। कहाँ से देगा, जब वो उत्तम है ही नहीं तो वो फल कहाँ से अच्छे दे सकता है। तो इसी प्रकार यह वर्गोत्तम स्थिति है। और यह जो वर्गोत्तम का प्रकार है वह कैसा है, देखिए, वर्गोत्तम स्वक्षेत्रीय हो सकता है, उच्च का वर्गोत्तम हो सकता है, नीच का वर्गोत्तम हो सकता है, शुभ वर्गोत्तम हो सकता है, पाप प्रभाव में आने पर भी वर्गोत्तम हो सकता है। यानी कि पापी काम जो होते हैं, यानी कि चंद्रमा अथवा लग्न अगर किसी प्रकार से पाप प्रभाव में आ जाते हैं, यानी कि उनके अंदर प्रदूषण आ जाता है तो वह पाप का वर्गोत्तम हो जाता है। इसी प्रकार चर राशि का वर्गोत्तम होता है, स्थिर राशि का भी वर्गोत्तम होता है, द्विस्वभाव राशि का भी वर्गोत्तम होता है और धर्म में भी वर्गोत्तम होता है। अब धर्म का देखिए कैसे कि धर्म की राशि क्या है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये अग्नि तत्व प्रधान जो राशियां है ना, ये धर्म की ओर ले जाने वाली होती हैं। तो क्या है कि मान लीजिए किसी की धनु राशि आपके D1 चार्ट में है और धनु राशि ही D9 चार्ट में हो, धनु राशि ही D10 चार्ट में हो, यानी कि लग्न जो है वह दशमांश में भी धनु हो, नवमांश में भी धनु हो, तो यह क्या हुआ, धर्म का वर्गोत्तम हो जाएगा। इसी प्रकार अर्थ को देखें, अर्थ रुपया पैसा फाइनेंशियल पोजीशंस, तो जब इसको देखें तो यहाँ भी अगर हम इसी प्रकार देखें तो यह क्या है, अर्थ का वर्गोत्तम हो जाएगा। कर्म का वर्गोत्तम कैसे, कर्म की जो राशियां हैं, कर्म की राशि क्या है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये कर्म प्रधान राशियां हैं। तो क्या है, मान लीजिए यही राशि ही आपकी हर वर्ग में आ जाए तो क्या हो, तो यह कर्म में वर्गोत्तम हो जाएगा।
और एक होता है मोक्ष वर्गोत्तम। तो मोक्ष की राशियां एक से अधिक वर्ग में हो, मान लीजिए नवमांश में हो, दशमांश में हो, द्वादशांश में हो, षष्ठ्यांश में हो या अष्टमांश में हो, इस प्रकार जो जितने भी हमारे ये जो वर्ग हैं आते हैं, उसमें अगर मोक्ष राशि कई वर्गों में लग्न बन करके आती है तो यह मोक्ष वर्गोत्तम हो जाता है। तो इस प्रकार यह वर्गोत्तम की स्थितियां होती हैं। अब बात आती है कि वर्गोत्तम है क्या चीज, कैसे पहचानेंगे कि यह चीज वर्गोत्तम है। तो देखिए, जितनी भी चर राशि है, चर राशि यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, यानी केंद्र की जो राशियां हैं उनका प्रथम पद वर्गोत्तम है। अब बात आती है अचर राशि की। तो अचर राशि में क्या आता है? वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। तो इनका पंचम पद जो है वह वर्गोत्तम कहलाता है। द्विस्वभाव राशि की बात करते हैं तो द्विस्वभाव राशि यानी कि क्या? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। तो इनका जो है नवम पद वर्गोत्तम होता है। तो इस प्रकार हमको इनके पदों के द्वारा भी हम वर्गोत्तम पद की स्थिति को जान सकते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है। अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें समझ ली तो प्रिडिक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने आगे की स्थिति पे चलें। तो देखिए, वर्गोत्तम ग्रह जो होते हैं उनके फल को हम कैसे समझें। अब जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, वह वर्गोत्तम हो गया, यानी कि सूर्य क्या है? सूर्य D1 चार्ट में भी उत्तम स्थिति में, मैंने स्थिति बताई, क्या वह उच्च का हो, वह अपने मित्र की राशि में हो, वह केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, तो सूर्य इस प्रकार वर्गोत्तम होता है। तो जब क्या है कि सूर्य ग्रह जब वर्गोत्तम है तो वह कैसे फल देगा? तो सूर्य क्या होता है? सूर्य केंद्र में सरकारी सुविधा का कारण बनता है, सूर्य गवर्नमेंट होता है, सूर्य सरकार होता है, सूर्य मुख्य या कहें कि एक प्रेस्टीज का एक पद होता है, सम्मानजनक पद होता है। तो इस प्रकार हम सूर्य को देख सकते हैं, यानी कि एक ऐसा ऑफिसर जिसके इर्द गिर्द सारे नाचते हों। आप आसमान में सूर्य को देखते हैं और उस सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। कोई पास से चक्कर काटता है तो कोई दूर से चक्कर काटता है। तो इसी प्रकार जो सूर्य है, जिनके प्रभाव में, जब सूर्य के प्रभाव में जब कोई जातक होता है, यानी कि उच्च के प्रभाव में हो, मित्र के प्रभाव में हो, तब उसके इर्द गिर्द सारे ग्रह नाचते हैं। तो देखिए सूर्य की कितनी इंपॉर्टेंस है। चंद्र की बात आती है। चंद्र क्या है? चंद्र नरिशमेंट का काम करता है, पोषण का काम करता है, केयर करता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इससे चंद्र हमारी मानसिक स्थिति को भी बताता है। अब यह उच्च का हो जाए, यह केंद्र अथवा त्रिकोण में हो जाए, यह अपने मित्र की राशि में हो जाए, तो क्या होता है? तब चंद्रमा के हमें शुभ परिणाम मिलते हैं। अब क्या हुआ? चंद्रमा के द्वारा हम क्या क्या देख सकते हैं? हमने मानसिकता देखी, हमने माँ की स्थिति को देखा, हमने सुख की अनुभूति को देखा, हम इसको फूड बिजनेस के रूप में भी जोड़ करके देख सकते हैं। यह तृप्ति का कारक है, यानी कि सुख संतुष्टि का कारक है, यह नरिशमेंट देता है, यह पोषण देता है। तो अगर चंद्रमा किन्हीं वर्गों में उत्तम हो जाए तो उस वर्ग में चंद्रमा के शुभ परिणाम इसी प्रकार के मिलने वाले होंगे। अगर यही शत्रु क्षेत्री हो जाए, यही अगर आपके नीच अवस्था में हो जाए, तो ये जो शुभ परिणाम है ये क्या मिलेंगे? नहीं मिल सकते हैं। जब नीच की स्थिति हो जाए, शत्रु क्षेत्रीय हो जाए या अपने नीच अवस्था में चला जाए तो कैसे कोई परिणाम दे देगा? जब चंद्रमा के अंदर वो बात ही नहीं है तो कैसे अच्छे परिणाम देगा? अब मंगल की बात पर आते हैं।
तो देखिए मंगल क्या है, मंगल हमारा सेनापति है, सेना का प्रमुख कारण बल को दिखाने वाला वह सेना है। अब यही जो सेना है, पुलिसकर्मी हो गई या जिसमें ड्रेस पहनी जाती है, यूनिफॉर्म पहनी जाती है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग तरीके से कहीं कोई सेना का प्रमुख होता है, यानी कि सूर्य के साथ मंगल की स्थिति बनी तो वह सेना का प्रमुख बना। पुलिसकर्मी हो गए, यूनिफॉर्म पहनने वाले हो गए, चौकीदार जब बहुत लोअर अवस्था में होता है तो वह चौकीदार हो गया, पर काम तो वो मंगल का ही कर रहा है ना। तो इस प्रकार हमें इनको मंगल की स्थिति को समझना चाहिए, यानी कि मंगल आपका उच्च में है, मंगल आपका केंद्र में है, मंगल आपका त्रिकोण अवस्था में है। इसके साथ ही साथ मंगल की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे छठे भाव में मंगल का होना, यानी कि दुश्मन के ऊपर आफत रहना। मंगल अगर छठे भाव में है तो बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होता है। इसी प्रकार अब हम लोग बुध के ग्रह की स्थिति को समझते हैं कि अगर बुध अगर वर्गोत्तम हो तो क्या फल देने वाला हो जाएगा। बुध ग्रह को अगर हम देखें तो क्या है, यह प्रोफेशनल से किसी बिजनेस को जोड़ करके देख सकते हैं, इसको इंटेलिजेंस से देख सकते हैं, इसको आंकड़ों से खेलना। कैसे आंकड़ों में कि खूब सारा डाटा एनालिसिस हो, उस वह काम बुध कर सकता है। जितनी ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस बुध करते हैं, किसी भी प्रकार का डाटा हो, किसी भी प्रकार का, उसमें कितना जुड़ना, कितना घटना, क्या इसके रिजल्ट आएंगे, ये इंटेलिजेंस हो जाती है। तो बुध इस प्रकार फल देने वाले होते हैं। अब बुध अगर मान लीजिए शत्रु क्षेत्री हो जाए, कैसे परिणाम मिलेंगे? अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते हैं। बुध नीच के हो जाए, कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएगा, कैसे अच्छे परिणाम दे सकता है। बुध जब केंद्र में हो तो शुभ परिणाम देने वाले हो जाएंगे। बुध आपके त्रिकोण में स्थापित हो, यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में हो तो शुभ फलदायी हो जाएंगे। हाँ, बुध के लिए राशि के अनुसार, क्योंकि यह तृतीय भाव और षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, तो यह तृतीय और षष्ठ में भी अपने अच्छे परिणाम देंगे। तो इस प्रकार बुध की स्थिति हुई। अब गुरु की बात आती है, तो देखिए गुरु की स्थिति क्या है कि गुरु जो है कौन हुआ? आपको शिक्षा देने का काम करने वाला, धर्म के मार्ग पर चलाने वाला, यह धर्म के मार्ग को बताने वाला, यह गुरु हुआ। तो क्या हुआ? धर्मशास्त्री हो गए, सलाहकार हो गए, जो आपको एडवाइस देते हो या रास्ता दिखाते हो, या कहते हैं वो खुद काम नहीं करेंगे पर ये कहेंगे ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा काम कर लीजिए। तो ये इस प्रकार ये गुरु का स्वभाव होता है। तो गुरु ज्ञानदाता होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देने वाले होते हैं और धर्म के मार्ग पर खुद भी चलते हैं। अब ये वर्गोत्तम ना हो, यानी कि क्या है, यह उच्च के ना हो, यह मित्र के घर में ना हो, यह अपने केंद्र अथवा त्रिकोण में ना हो, तो क्या फल देने वाले हो जाएंगे? यह अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, यानी कि आपको सलाह अच्छी नहीं मिलेगी, आपको दिशा अच्छी नहीं मिलेगी, आपको धर्म के मार्ग से भटकाने वाली सलाह मिलेगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो क्या है कि गुरु जब उत्तम स्थिति में होते हैं तब हमें अच्छी प्रकार की सलाह भी मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, हम धर्म के मार्ग की ओर बढ़ते हैं, या हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें धर्म के मार्ग की ओर ले जाते हैं। क्योंकि अगर यह स्थिति रहती है तो गुरु का यही काम है, गुरु का काम कुछ और नहीं है। हाँ, गुरु खराब कब है? अगर यही गुरु नीच के हो जाए, गुरु शत्रु क्षेत्री हो जाए, गुरु शत्रु के साथ हो जाए, पाप प्रभाव हो जाए, जहां गुरु का जो अपना नेचुरल काम है वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वह आपको भ्रमित कर देंगे और आपको बिल्कुल नरक की स्थिति में डालने वाली स्थिति उत्पन्न कर देंगे। शुक्र की बात है। शुक्र क्या है? शुक्र तो खुशी है, प्लेजर है, ऐश्वर्य है, भोग विलासिता है, संगीत है, सुगंध से संबंधित चीजें हैं, मनोरंजन है। तो यह सब मनोरंजन जिस भी चीज से मिलता हो वह मनोरंजन, सुख, आनंद की अनुभूति ही शुक्र है। अब यह शुक्र अगर वर्गोत्तम स्थिति में है तो बड़े अच्छे परिणाम मिलने वाले। वर्ग में उत्तम का क्या आप समझ रहे हैं ना? यानी कि क्या है कि वह उच्च अवस्था में हो, वह मित्र के साथ हो, वह केंद्र में हो, वह त्रिकोण में हो तो उत्तम फलदायी है। और अगर इसके विपरीत हो जाए
तो शुक्र के कैसे परिणाम मिलेंगे। सब लोग कहते हैं कि मेरा तो शुक्र देखिए ऐसा है, फिर भी हमको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। शुक्र अगर बुध के साथ हो गया, आपने बुद्धि लगा दी शुक्र के साथ, रिश्तों, शुक्र रिश्ता भी है, अगर आपने उसमें बुद्धि लगा दी तो आपके रिश्ते विफल रहेंगे। आप शुक्र का जो नीच अवस्था कही गई है उसका कारण यही है कि जब भी आपने रिश्तों में बुद्धि लगाने का कार्य किया तो आप सफल नहीं हो सकते, कि आप रिश्ते जीत नहीं सकते। ये शुक्र की बात है। अब शनि की बात आती है, तो शनि क्या है? शनि तो किसी भी प्रकार से नौकरी है, यानी कि सेवा का कार्य देना, सेवा में रत रहना, और इसके लिए चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, यानी कि जैसे मजदूर, यानी कि सेवा में ही अपनी खुशी को समझना ही शनि है। और यह जो सेवा है वो धीरे धीरे निरंतर चलती रहती है। तो अगर शनि आपका उच्च का हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो उत्तम फल देने वाला होता है। अपने मित्रों के साथ हो तो उत्तम फल देगा। लेकिन अगर यह शत्रु क्षेत्री हो जाए, मान लीजिए कि हम मंगल से, इनकी सबसे ज्यादा शत्रुता होती है। मंगल क्या है? मंगल तीव्र गति से चलने वाले और शनि स्लो चलने वाले। तो तीव्रता और स्लोनेस की कैसे कंपैरिजन होगा? तो संघर्ष आएगा ना उन दोनों के बीच में। मंगल जहां बिल्कुल तेज और उद्यम को दिखाने वाले होते हैं, वहीं शनि स्लोली पर बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले होते हैं। मंगल में जहां इतना उतावलापन होता है, शनि में उतना ही धैर्य होता है। तो मंगल शनि का जब यह संगम होता है तो क्लेश तो आएगा ही। तो मित्रों, ये था मेरा एक वर्गोत्तम स्थिति को बताने का, क्योंकि अभी लोगों ने तो कहा है कि आप सारा कुछ एक ही एपिसोड में बना दीजिए। इसी को करने में 20-25 मिनट लग गए, जबकि मेरे हिसाब से ये एपिसोड बड़ा है। अगर मैं पुष्कर या अष्टमांश या नवमांश की अन्य चीजों को भी लूंगी तो यह एपिसोड घंटे तो घंटे क्या, मैं 2-3 दिन तक वीडियो ही बनाती रहूं और आप लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना लंबा वीडियो कौन देखता है। तो अपने इस वीडियो को और ना बढ़ाते हुए वर्गोत्तम स्थिति का सारांश मैंने आपको बताया, आपको कि उसका जीस्ट क्या है, उसे समझना कैसे है, वर्गोत्तम क्या चीज है, यह समझाने का मैंने आपको पूरा प्रयास किया है इस एपिसोड में। और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते हैं ज्योतिष की कुछ नई रोचक जानकारियों को लेकर के। हाँ, ये हमारी नवमांश की सीरीज अभी जारी है, अभी यह समाप्त नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बस सिंगल हमने छुआ ही है, बस 0.1 इतना ही हुआ। नवमांश का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इससे हम समस्त प्रकार के वैवाहिक जीवन को समझ सकते हैं, अपने भाग्य को समझ सकते हैं, अपनी चीजों को, भविष्य में होने वाली घटनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि नवमांश का चार्ट का जो विस्तार है वह बहुत ही बड़ा है। तो मित्रों, अब आज्ञा दीजिए और फिर मिलते हैं शीघ्र ही। तब तक के लिए नमस्ते। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।